सो हे गाइस, दिस इज सुशांत कुमार और आज हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे लोग। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया था। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। मैथ का भी लेक्चर 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का क्या देखेंगे लोग, लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ेंगे लोग, तो इसमें जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझाने के पहले मैंने इनर्शिया को समझाया था, वैसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझाने से पहले सबसे पहले आपको मोमेंटम समझना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जब समझ लीजिएगा तब पढ़ेंगे लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे लोग, डेरिवेशन ऑफ F इक्वल टू ma। ये होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये आया कहाँ से, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसको डिराइव करेंगे लोग हम लोग, जैसे डिराइव करते थे लोग हम लोग मोशन में। और फिर न्यूमेरिकल्स, आज 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स की ही आज समझिए कि लेक्चर है। न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। मोमेंटम क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले, एक डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन के हिसाब से तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। वेलोसिटी का मतलब तो आप समझते हैं, लेकिन मास का मतलब क्या होता है। मास और वेट में थोड़ा सा अंतर है। मास चूंकि एक क्या है, एक फोर्स है, लेकिन वेट एक फोर्स नहीं है। मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें मतलब क्या होता है, मास, कई बार हम लोग मास को ही ना वेट कंसीडर कर लेते हैं लोग। हम लोग जाते हैं लोग दुकान पर, मान लीजिए चीनी खरीदना है, 1 kg चीनी, तो हम लोग समझते हैं लोग कि वो वेट है, 1 kg जो वेट है, लेकिन वो वेट नहीं है, वो मास है। क्योंकि मास का ऐसा यूनिट होता है kg, किलोग्राम, वेट का नहीं होता है। वेट तो एक फोर्स है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। समझ में आया। तो वेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कंटेंट इन द बॉडी, यानी उस एक बॉडी में कितना कंटेंट भरा हुआ है। 1 kg चीनी जा रहा है तो उस पॉलीथीन में कितना कंटेंट भरा हुआ है, तो उस पॉलीथीन में 1 kg कंटेंट भरा हुआ है, मैंने 1 kg उसमें चीनी है, यानी तो 1 kg क्या होगा, उसका मास हो गया, वेट नहीं हुआ। समझ में, उस बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा है, उस बॉडी के अंदर कितना चीज माल भरा है, उसे क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अब मास हो गया, मास का ऐसा यूनिट होता है kg, यानी किलोग्राम, और इसको डिनोट करते हैं m से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि आप 25 kg क्या बोलेंगे, आपकी हमको 1 kg चीनी दो नॉर्थ के डायरेक्शन में, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे 1 kg चीनी दो, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेट वेक्टर क्वांटिटी है। वेट का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ग्रेविटेशन में। तो मास एंड वेलोसिटी होता है, प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, ये 2 बॉल है, एक केस नंबर 1, और ये 2 बॉल है, केस नंबर 2। समझ में आया। ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, और ये केस 1 में है, ये केस 2 में। ये एक क्या है, ये एक टेनिस बॉल है, टीबी टेनिस बॉल, और ये जो है ये एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल जो प्लेयर खेलते हैं लोग। तो इसमें क्या होगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से फेंक, और ये दोनों जो है ना वो क्रिकेट बॉल ही है, क्रिकेट बॉल ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम इसको सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, यानी सेम वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं। तो मान लीजिए ये है 50 मीटर पर सेकेंड के इस वेलोसिटी से फेंके, ये भी क्या होगा, 50 मीटर पर सेकेंड की एक वेलोसिटी से फेंके, और इसमें हम सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। और तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा बॉल है जिसको रोकने में आपको ज़्यादा चोट लगेगी, उसका असर ज्यादा होगा, कौन सा ऐसा बॉल है। आपका आंसर होगा क्रिकेट बॉल। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि टेनिस बॉल का मास कम होगा, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होगा। क्रिकेट बॉल का मास 400 ग्राम होगा, तो टेनिस बॉल का मास कितना होगा, 100 ग्राम होगा। समझ में आया। तो क्रिकेट बॉल को रोकने में ज्यादा आपको फोर्स असर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जब इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो यानी फोर्स भी ज्यादा होगा। तो अगर असर ज्यादा हो रहा है, यानी इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्रिकेट बॉल है और दोनों क्रिकेट बॉल है, दोनों का मास सेम है, यानी 400 ग्राम 400 ग्राम, लेकिन हम फेंक रहे हैं इसको डिफरेंट वेलोसिटी से। इसमें इसका वेलोसिटी है मान लीजिए कुछ 20 मीटर पर सेकेंड,
के वेलोसिटी से, इसमें 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब बात बताइए, इसमें एक बात बताइए कि इसको रोकने के लिए इसको रोकेंगे आप तो किससे ज्यादा चोट लगेगा? आपका आंसर होगा ये बॉल नंबर 2 जो है ना, ये क्रिकेट बॉल, उसको ज्यादा रोकने में चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है ना, इसका वेलोसिटी है ये सेकंड बॉल का, उसका क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, तो ये असर लगना, इम्पैक्ट पड़ना, चोट लगना, फोर्स ज्यादा लगाना किसी बॉल को रोकने के लिए किस पर डिपेंड करती है? दो ही चीज पर, एक तो मास और एक वेलोसिटी। अब दोनों को हम इंक्लूड कर दे तो ये मोमेंटम हो जाएगा, और यही मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए P इक्वल टू M इंटू V, यही होता है फॉर्मूला। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। अब दोनों क्या है, मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हो रहा है कि जो मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मास ज्यादा है। यहाँ पे हो रहा है कि जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है। अगर हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, मास को अलग कर दे तो वेलोसिटी अपना इम्पैक्ट दिखा दे रही है। इसमें मास को अलग कर दे तो मास अपना इम्पैक्ट दिखा दे रहा है। इसमें वेलोसिटी को अलग कर दे तो हम क्या, वेलोसिटी अपना इम्पैक्ट दिखा दे रहा है। दोनों को इंक्लूड करेंगे ना तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? मोमेंटम के। यानी अगर मास ज्यादा करेंगे अगर हम मास ज्यादा करेंगे तो मोमेंटम ज्यादा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली है, डायरेक्ट रिलेशन है, खून का रिश्ता है। अगर वेलोसिटी ज्यादा करेंगे तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर दोनों ज्यादा है तो सोचिए मोमेंटम कितना ज्यादा होगा अगर दोनों ज्यादा है। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़ पर से एक छोटा सा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है, आपके आगे पैर पर गिर गया तो क्या होगा? आप पर कोई असर पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई फोर्स लगेगा? उसका लगेगा, लेकिन बहुत कम लगेगा, बहुत कम असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसका मास बहुत कम है और वेलोसिटी भी कम रहेगा, तो इम्पैक्ट कम लगेगा, यानी फोर्स कम लगेगा। तो क्या होगा? मोमेंटम जो है वो भी क्या लगेगा? कम लगेगा। और एक ऐसे समझिए कि बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है, उसमें मास ज्यादा है, यानी उसमें एक जो उसका कंटेंट, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट भरा है, तो वो आ रहा है लुढ़कते लुढ़कते, तो आपके सामने आके वो गिरेगा, लुढ़कते आपके बॉडी पर आएगा, तो क्या आपको पूरा बॉडी को चटनी बना के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसका क्या है, मास उसमें ज्यादा है और प्लस वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो मोमेंटम ऑटोमेटिक क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया मोमेंटम किसे कहते हैं? और ये क्या होता है? मोशन के क्वांटिटी को बताता है, मोशन के क्वांटिटी को बताता है। इट इज द डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी। एक बॉडी में किस क्वांटिटी का मोशन कंटेंट किया है, यही मोमेंटम बताता है। अब ये क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? यानी क्वांटिटी का मतलब यही हुआ, अगर मास ज्यादा तो इम्पैक्ट ज्यादा, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो भी इम्पैक्ट ज्यादा, अगर दोनों ज्यादा तो बहुत ज्यादा होगा। किसका इम्पैक्ट? मोमेंटम का इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मोशन का क्वांटिटी ज्यादा है। कभी मास ज्यादा हो जा रहा है तो मोशन का क्वांटिटी ज्यादा हो जा रहा है, कभी वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है तो मोशन का क्वांटिटी ज्यादा है। अगर दोनों ज्यादा हो रहा है भाई तब तो कुछ बात ही नहीं है, और ज्यादा हो जाएगा मोमेंटम। समझ में आ गया? और इसे डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी से। सिंपल डिफिनीशन समझे तो, लेकिन ये एक टेक्निकल डिफिनीशन है ये वाला। अब समझ में आ गया? और ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर का एक दिशा में मोमेंटम आता है, एक दिशा में मोमेंटम लगता है। एक पत्थर पर से पहाड़ गिर रहा है, अब वो ऐसे ऐसे नाचते नहीं गिरेगा, अगर प्लेन सरफेस है वो सीधे आएगा, तो और वेलोसिटी भी है। मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसका एसआई यूनिट किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना, किसी भी एक क्वांटिटी का एसआई यूनिट निकालना रहेगा तो आप कुछ नहीं करिएगा, जैसे दिया है फॉर्मूला के हिसाब से निकल जाएगा। P इक्वल टू क्या होता है? M इंटू V, यही होता है। M क्या हो जाएगा यहाँ पे? kg इंटू वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा फाइनली? kg मीटर पर सेकेंड। यही क्या होता है? मोमेंटम का एसआई यूनिट होता है। क्लियर होगा? मोमेंटम किसे कहते हैं कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट रखता है। मास और मोमेंटम क्लियर हो गया होगा। अब इसी से हम लोग क्या समझेंगे लोग? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने समझा दिया था,
अब बारी आ गई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। मोमेंटम तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ मोमेंटम जैसा है, मतलब मोमेंटम का ही कॉन्सेप्ट है, जैसे इनर्शिया पर कॉन्सेप्ट पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बनाया गया था। तो इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। अब ये यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हुआ? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी समझ में आता है ना, वैसे ही चेंज इन मोमेंटम है। अच्छा, वेलोसिटी कब चेंज होता था? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए तो भी वेलोसिटी चेंज, अगर उसका डायरेक्शन बदल दीजिए तो भी वेलोसिटी चेंज, अगर दोनों चेंज कर दीजिए तो भी वेलोसिटी चेंज। सेम ऐसे ही इसमें क्या है, या तो मास चेंज कर दीजिए तो मोमेंटम चेंज, वेलोसिटी चेंज कर दीजिए तो भी मोमेंटम चेंज, अगर दोनों चेंज कर दीजिए मास और वेलोसिटी को तो भी मोमेंटम चेंज। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है रेट, यानी किस स्पीड से वो चेंज कर, जहाँ रेट आया वहाँ पे क्या बताया था, टाइम से डिवाइड होगा ही। तो यहाँ पे किस रेट से चेंज कर रहा है मोमेंटम को, और वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी इसका मतलब मालूम है क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ये फोर्स का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स नहीं, अनबैलेंस फोर्स। चेंज इन मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यही यहाँ पे लिखा है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अपनी बाइक की स्पीड 0 से 50 तक लेके जाता हूँ। मैं अपनी बाइक की स्पीड 0 से 50 तक लेके जाता हूँ। कितना टाइम लेता हूँ? मैं लेता हूँ 10 सेकेंड। मेरा जो दोस्त है वो 0 से 50 लेकर जाता है, कितना टाइम लेता है? 5 सेकेंड। वेलोसिटी चेंज हो रहा है 0 से 50 जा रहा है, इसमें भी 0 से 50 जा रहा है, लेकिन इसमें क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है? मान लीजिए सेम बाइक है, सेम स्पीड में, सेम मास की बाइक है, यानी मास भी सेम है, उसका मोमेंट वेलोसिटी भी चेंज है, तो मोमेंटम तो चेंज आ रहा है। लेकिन हम दोनों की मोमेंटम कैसा आ रहा है? हम दोनों की बाइक की स्पीड दे रही है 0 से 50, तो हम दोनों की मोमेंटम क्या है? सेम है। चेंज इन मोमेंटम जो है सेम है, इसी को तो बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। इसी जैसे चेंज इन वेलोसिटी है सेम, इसमें कौन ऐसा ज्यादा है जो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? आपका आंसर होगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें 5 सेकंड लिया, इसमें 10 सेकंड लिया है। इसमें 5, यानी इसकी एक्सेलरेशन कम है, तो यानी इसमें क्या होगा, इसको फोर्स ज्यादा लगाया है, फोर्स ज्यादा लगाया है तभी तो जल्दी पहुंचा है, हम फोर्स कम लगाए हैं तभी तो लेट पहुंचे हैं। तो सेम है, अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसमें मेरा चेंज इन मोमेंट, दोनों का चेंज इन मोमेंटम तो सेम है, 0 से 50 जा रहा है, 0 से 50 जा रहा है, लेकिन ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा सीधा संबंध रखना, एक समझिए कि खून का रिश्ता होता है। यानी अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ तो आपको फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। और इनवर्सली है टाइम के, यानी इसमें टाइम कम लगाया है और इसमें टाइम ज्यादा लगाया है, यानी इसमें टाइम कम लगाया है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर ये 5 ही सेकेंड में 0 से 50 गया है तो इसमें टाइम तो कम लगा है, यानी टाइम कम जब लगेगा तो इसमें फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इसमें इसका मोमेंटम ज्यादा है, इसमें इसका मोमेंटम ज्यादा है। चेंज इन मोमेंटम जो है वो जल्दी कवर किया है, मोमेंटम तो सेम है लेकिन चेंज इन मोमेंटम यही है कि वो जल्दी कवर कौन किया है, तो जल्दी कवर ये किया, यानी इसने टाइम कम लिया तो फोर्स ज्यादा लगा तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बहुत ही ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? किसे बोलते हैं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। बस अब यही न्यूटन सेकेंड लॉ पर एक फॉर्मूला है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा है कि ये एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, ये पहले से ही डिराइव्ड है, लेकिन इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये आया कहाँ से? तो देखिए, इसका मतलब फोर्स को किससे डिनोट करते हैं हम, फोर्स को जो डिनोट करते हैं हम F से डिनोट करते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब डेरिवेशन कर रहे हैं हम, डेरिवेशन कर रहे हैं हम। अब डेरिवेशन किस चीज का, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का। अब यहाँ पे F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन T।
चेंज इन मोमेंटम को डिनोट करते हैं, किसी भी चेंज इन बॉडी अगर आ रहा है ना तो उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। इस ट्रायंगल जो सिंबल बना है ना इसे डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा मोमेंटम का क्या होता है, चेंज का तो हो गया डेल्टा, मोमेंटम का क्या होता है पी से डिनोट करते हैं अपॉन डेल्टा टी तो भाई हमेशा चेंज होता रहता है टाइम। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी हो गया। अब F इक्वल टू मालूम है क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा, अगर ये हटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट टर्म आता है, एक कांस्टेंट टर्म आता है। वो कांस्टेंट टर्म मालूम है यहाँ पे क्या है, वो है के इंटू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, यही रेट चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। जब भी इस साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा। ग्रेविटेशन में भी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जी, लेकिन उसका वैल्यू वैल्यू उसका अलग अलग रहता है, यूनिवर्सल वो सब रहता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का मतलब मालूम है क्या हुआ, ये के का मतलब मालूम है, इसका यूनिट मालूम है कितना माना गया, इसका यूनिट 1 माना गया, यानी के इक्वल टू क्या, ये तो के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, ये के यही है। और ये के का यूनिट मालूम है कितना आया 1, एसआई यूनिट बोल सकते हैं, यानी इसका मतलब हुआ 1। अब कुछ किसी भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना ही आएगा। तब फाइनली क्या हो गया फॉर्मूला, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही है, इसी से आया है कि कौन वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, यही फार्मूला से आया है ये वाला फार्मूला। अब डेल्टा पी अपॉन टी चेंज इन मोमेंटम, अच्छा चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी आपकी बाइक की स्पीड 0 से 50 चली गई, यानी वेलोसिटी 0 से 50 चली गई, यही होती है वेलोसिटी में चेंज। तो क्या हो रही है u और ये हो गया v, यानी चेंज यानी v माइनस u करते हैं लोग तो ही आता है चेंज इन वेलोसिटी। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, u माइनस v करेंगे, लेकिन कौन सा u माइनस, मोमेंटम का मतलब ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे मालूम है क्या लिखेंगे हम लोग, m v माइनस m u अपॉन t। अब m v m u का मतलब मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब v लीजिए या u लीजिए, है तो वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी चाहे ये इनिशियल वेलोसिटी है या इसे फाइन, इसको ऐसे लिखे तो हम लिखते हैं मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इसी को हम शॉर्टकट में लिखे है तो वेलोसिटी से तो मल्टीप्लाई है, लेकिन वो फाइनल इनिशियल क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज हो रहा है, चेंज आएगा तो क्या करेंगे, फाइनल और इनिशियल से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है तो वेलोसिटी ही। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब बस डिराइव हो गया, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इक्वल टू ये m और ये m कॉमन है बिल्कुल है। अब ये कॉमन हो गया m, अब फिर ये क्या हो गया v माइनस u, और ये हो गया अपॉन t हो गया। अब बस आ गया, डिराइव हो गया हम लोग का जो F इक्वल टू m इंटू ये a होता है, ये तो m एज इट इज रहेगा यहीं पे m। और ये इस चीज का मतलब जानते हैं क्या होता है, आपने मोशन में भी पढ़ा होगा, v माइनस यू अपन टी को हम लोग क्या लिखते हैं, v माइनस यू अपन टी को हम क्या लिखते हैं, तो v माइनस यू अपन टी को हम लिखते हैं एक्सेलरेशन। लीजिए जो आपका फॉर्मूला था वो क्या हो गया, डिराइव हो गया। बस याद रखना है कांस्टेंट टर्म लगता है, और उस कांस्टेंट टर्म का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है 1 से कुछ भी चीज में मल्टीप्लाई करिएगा 1 ही आएगा। और m भी और m माइनस एम यू लिखे, ये भी है इनिशियल मोमेंटम का जो फाइनल मोमेंटम का जो वेलोसिटी है, और ये है इनिशियल मोमेंटम का जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, चाहे फाइनल रहे चाहे इनिशियल है, मास इनटू वेलोसिटी कर ही रहे ना। अब ये फाइनल करे या इनिशियल करे, चेंज होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल होता ही है, जैसे यहाँ पे होता है। तो क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट बस इतना ही है था, कुछ और न्यूमेरिकल में 1-2 थ्योरेटिकल पार्ट आता है। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, व्हाई डज द क्रिकेटर ड्रॉ हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग ए बॉल।
अभी इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है, श्रीलंका में ही चल रहा है, T20 सीरीज शायद चल रहा है। तो वो आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्रिकेटर है वो बॉल को क्या करता है, कैच करता है, तो यहाँ से कैच करेगा तो डायरेक्ट वो यहीं पे नहीं हाथ, वो हाथ को पीछे की तरफ लेकर आता है। क्यों, ये क्यों लेकर आता है हाथ को पीछे की तरफ, उसी का आंसर हम लोग इसमें जानेंगे। लोग मालूम है वो क्यों लेकर आता है? क्योंकि वो पढ़ा है कि F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी चेंज इन अपॉन बाई टाइम पढ़ा है। वो पढ़ा है, वो उसने फिजिक्स को पढ़ी है कि ये क्यों हाथ को पीछे लाता है। क्योंकि उसको एक तो सिंपल सा रीजन है जिसमें कोई टेक्निकल उसका रीजन नहीं है कि उसमें चोट नहीं लगेगा, ये तो बात है ही कि उसमें चोट नहीं लगेगा। लेकिन क्यों चोट नहीं लगेगा, इसका रीजन यही है क्योंकि वो जब भी कैच करेगा बॉल को, वो यहाँ पे बॉल कैच करेगा, उसकी मोमेंटम यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे फिर पीछे करेगा कुछ और होगी, फाइनली उसकी मोमेंटम यहाँ पे कम हो जाएगी, मतलब एकदम जीरो हो जाएगी यहाँ पे मोमेंटम। वो यहाँ से लाएगा और जीरो करेगा अपने मोमेंटम को। तो जीरो करने में उसने क्या, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। कुछ मोमेंटम यहाँ पर था, एम भी यहाँ पर थी, एम यू यहाँ पर थी, फिर उसका इनिशियली जीरो हो जा रही है, यानी वो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, तो मोमेंटम में भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो उसमें चेंज इन मोमेंटम तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है लेकिन टाइम लगा रहा है, वो टाइम लगा रहा है यहाँ से यहाँ लाने में 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड लगा रहा है। अगर वो डायरेक्ट ऐसे बॉल आया और ऐसे पकड़ लेता कैच, पटाक ऐसे बॉल को पकड़ लेता, तो उस पर मालूम है कैसे बॉल आती, ऐसे आती और पूरा एकदम ऐसे चिपक जाती तो चोट लगती भी और हड्डी वड्डी टूट जाती उसका। इसीलिए वो पीछे करता है मोमेंटम को कम करने के लिए। यहाँ पर मोमेंटम कुछ और होगी, यहाँ पर मोमेंटम कुछ होगा, फाइनली आके एक पोजीशन ऐसा आएगा कि उसकी मोमेंटम क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम, या अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या लगेगा, हाथ पर कम लगेगी, यानी उस बॉल का इम्पैक्ट हाथ पर कम पड़ेगा। जब फोर्स कम पड़ेगा तो चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे जब फोर्स कम पड़ेगा तो चेंज मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का इम्पैक्ट भी जो रहेगा वो कम पड़ेगा। यहाँ पे टाइम ज्यादा, फोर्स कम। अगर टाइम कम रहता, टाइम मान लीजिए बहुत कम मैं कैच कर लिया रहता, ये बहुत कम रहता, तो फोर्स सोचिए कितना ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी टाइम डायरेक्ट आया हाथ ऐसे पकड़ लेता, यानी आता बॉल ऐसे आते इसे चिपक जाता हाथ में, यानी चोट इसका हड्डी वड्डी टूट जाता हाथ का। क्लियर है? इस क्वेश्चन यही बताने का कॉन्सेप्ट था कि न्यूटन सेकंड लॉ आपने समझ लिया था, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। यही कॉन्सेप्ट लगा कि टाइम अगर ज्यादा लेगा तो फोर्स ऑटोमेटिक कम लगेगा, जब फोर्स कम लगेगा तो इम्पैक्ट तो कम लगेगा ही, यानी उसका हाथ सेफ हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। 3-4 न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, उसके बाद से लेक्चर 2 को एंड किया जाएगा। जो पहला न्यूमेरिकल्स है ये आपको दिख रहा होगा, वहां पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। मैं हाथ में लिया हूं क्योंकि हमको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, आपको बस दिखेगा। मैं एक पेपर में क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ, इसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए कांस्टेंट, पहला क्वेश्चन जो है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. ये एक क्वेश्चन है, मतलब नीचे भी एक क्वेश्चन उसी में इंक्लूडेड है, लेकिन इस फर्स्ट केस का देखिए सॉल्यूशन पहले करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए सॉल्व करते हैं। एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पर, उसका मास है 5 kg। तो गिवन है m जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 kg। अब फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, यानी t हो गया आपका 2 सेकेंड। और जब ये फोर्स लगा ना, वो फोर्स लगा तो 2 सेकेंड बाद मालूम है क्या होता है, उसका पहले 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था, और जब 2 सेकेंड तक फोर्स लगा तो उसकी स्पीड हो गई कितना, 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। तो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यही करेंगे। अब डेल्टा P का मतलब क्या होता है, m v माइनस u अपॉन
टी, बस फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। यही तो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो होता ही है। तो मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आएगा, तो एक्सेलरेशन इससे निकलेगा। चलिए पुट करते हैं फार्मूला को। मास 5, भी कितना दिया है 7 और ये 3, अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2। अब ये आया ना जो 5 इंटू 4/2, ये 2 ये हो जाएगा 10 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट तो डाइन होता ही है, लेकिन 10 न्यूटन जो है आया ना, ये क्या हो गया, फोर्स मैग्नीट्यूड, इसका फोर्स आ गया। और फिर उसी के नीचे लिखा है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अब जो है वो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ये जो 10 न्यूटन का 5 सेकंड के लिए, तो इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फिर यही फार्मूला लगेगा क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv-u/t। F कितना आया है, F ये जो 10 न्यूटन है वो 5 सेकंड के लिए लगता है, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं पहले। ये हो गया 10, ये हो गया 5, मास तो 5 ही kg रहेगा, मास जो इसका है 5 kg रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये 5 कैंसल हो गया। अब v माइनस u हो जाएगा, v माइनस u, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u। अच्छा ये u का, ये u क्या है, u यहाँ पे क्या है, u देखिए गिवन है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ तक तो 7 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन फोर्स लगने के बाद इसका क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ये जब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 5 सेकंड तक, 2 सेकंड तक तो लग ही रहा है, लेकिन 5 सेकंड तक लग रहा है, तो क्या होगा, तो इसका इनिशियल तो सेम ही लगा, या तो 2 सेकंड के लगा तो इनिशियल सेम ही, या तो 5 सेकंड के लिए हम और 3 सेकंड बढ़ा देंगे तो इनिशियल तो वही रहेगा। तो पूछ रहा है इन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बस पुट करेंगे 10 इक्वल टू, ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, मास और टाइम। अब v माइनस यू, 10 इक्वल टू, v का वैल्यू नहीं है, निकालना है, और ये हो जाएगा 3, ये माइनस का 3 है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, यानी 10 प्लस 3 इक्वल टू v, यानी v इक्वल टू क्या आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी, और जो फोर्स हो गया ये हो गया 10 न्यूटन। क्लियर हो गया फर्स्ट जो क्वेश्चन है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ए 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कौन सा इसमें से किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, जिसका मास गिवन है और एक्सेलरेशन दो ऑब्जेक्ट का गिवन है। तो यहाँ पे देखिए 2 केस होगा, एक तो होगा क्वेश्चन नंबर 2, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो पेज नंबर 121 खोलिएगा ना, 120 या 21, उसी में ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो M1 जो है ना, M1 यहाँ पे गिवन M1 दिया है, A1 दिया है, M2 दिया है, A2 दिया है। दोनों का फोर्स निकाल देंगे, जिसका फोर्स ज्यादा रहेगा वही उसी का फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। अब इसमें क्या होगा, M1 कितना दिया है, M1 दिया है 2 kg, और A1 कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस क्या करेंगे, इसका फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स इक्वल टू F इंटू फोर्स इक्वल टू M इंटू A होगा, बिल्कुल होगा, M1 इंटू A1 होगा। ये F1 है, मान लीजिए F1 है क्योंकि इसका F2 आएगा, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 10 न्यूटन, F1 आ गया। अब M2 का कितना गिवन है 4 और 2, ये है 4 kg और ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका F2 इक्वल टू M2 इंटू A2, अब F2 इक्वल टू M2 कितना है 4 इंटू 2, 8 न्यूटन। कौन सा ज्यादा है, 10 न्यूटन ज्यादा है कि 8 न्यूटन ज्यादा है, 10 न्यूटन ज्यादा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यानी F1 ग्रेटर देन F2, यही इसका आंसर होगा। यानी F1 का फोर्स, F1 ज्यादा फोर्स लगा रहा है F2 के मुकाबले में, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी था। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये भी एनसीईआरटी का है, और 2 क्वेश्चन है, उसको आपको खुद से ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। नहीं आएगा कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ए मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 108 यानी 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brake on the motor car if the mass along with the passenger 1000 kg 1000 kg का। यानी सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको गिवन लिखना है। गिवन जो गिवन है आप लिख दीजिए। गिवन क्या है, मूव कर रहा है 108 किलोमीटर की वेलोसिटी से, यानी u क्या हो जाएगा 100, इसको किलोमीटर पर आवर है यानी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम जो है ना इसका वो है 4 सेकंड। सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में बदल देंगे इसको। 18 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब 4 सेकंड बाद ना क्या होता है ना, 4 सेकंड बाद इसका जो v हो जाता है ना, ब्रेक अप्लाई करता है। तो ब्रेक अप्लाई करेगा तो एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा ही होगा। जब एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा तो फोर्स आएगा ही आएगा। अब ये हो जाएगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद 0। पूछ रहा है फोर्स क्या होगा, अगर मास है 1000 kg और मास दिया है 1000 kg, फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यही होता है फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है एम भी माइनस, इसकी चर्चा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बहुत की है कि ये एम और ब्रैकेट में भी माइनस यू कहाँ से आता है, और टी। एम कितना है 1000, एफ इक्वल टू 1000, भी कितना है, भी तो 0 हो जाएगा, भी तो 0 होगा, यू कितना होगा 30, टाइम है 5, 1000 इंटू 1000 इंटू -13, ये हो गया -13 और 4 सेकंड है, सॉरी ये 4 सेकंड है, ये 4 सेकंड है। 4 सेकंड हुआ, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये तो 1000 है ना, तो ये तो हो जाएगा 25 और ये 250, यानी 250। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिंबल है तो माइनस एज इट इज रहेगा, और ये 75 और कितना 0, 2 0, यानी 7500 न्यूटन का फोर्स लगा, निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा। क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन तो भाई क्या है, निगेटिव है। ये कितना था, u 0 हो जा रहा है, पहले u कितना था 30 से 0 हो रहा है, यानी जब एक्सलरेशन 0 है तो ये भी निगेटिव में होगा। अब जब 0 हो जाएगा तो ये एक्सलरेशन निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, लेकिन फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी किसी डायरेक्शन में लगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के तहत था, इस साइड जा रहा है, अब एक्सलरेशन लगा इस साइड, तो फोर्स भी क्या लगेगा, इसी साइड लगेगा, यानी ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा। इसीलिए ये माइनस का सिंबल क्यों है समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप ये पूरा क्लियर होगा। और 2 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दिया है, लेकिन सॉल्यूशन को देखकर आप लोग मत बनाइएगा, ऐसे ही खुद से ट्राई करिएगा। और 2 क्वेश्चन है, तो इतना क्लियर हो गया हुआ। आज मैंने क्या बताया आपको, मोमेंटम बताया और क्या बताया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया, उसका डेरिवेशन किया, न्यूमेरिकल्स किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे लोग। फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।